नमस्कार, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील की गई है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रात करीब 1 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक बीजेपी नेता के घर के सामने अंधाधुंध फायरिंग की। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि आज ही इस नेता के घर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पहुंचने का कार्यक्रम था। बताया गया कि पश्चिम बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह के घर के सामने रात करीब 1 बजे कुछ लोग पहुंचे और दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन जब अंदर से कोई बाहर नहीं निकला तो उन लोगों ने वहीं पर 6 राउंड फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद दिग्विजय सिंह के परिवार में आतंक का माहौल है। घटना की सूचना मिलने के बाद हीरापुर थाना पुलिस अधिकारियों के साथ ही पांडेश्वर से बीजेपी विधायक जितेंद्र तिवारी और आसनसोल उत्तर से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी अपने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उन लोगों को डराने के लिए इस तरह का काम किया गया, तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुनाव के समय ये आतंक का माहौल सारे बंगाल में है और यहाँ पर ही आतंक का माहौल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात और नज़र करने वाली है कि कल ही यहाँ पर मध्य प्रदेश के माननीय गृह मंत्री की आने की सूचना थी, तो कहीं न कहीं इस घटना को हम लोग माननीय गृह मंत्री जी का जो दौरा था उसके ठीक पहले घटना घटी। कहीं न कहीं हम लोग इसमें राजनीतिक गंध देख रहे हैं और हमें लगता है कि गृह मंत्री जी के दौरे को क्या कहूँ सफल ना हो या रद्द हो जाए, इसी उद्देश्य से ये किया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। बंगाल के बीरभूम में इस वक्त बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और बीजेपी दफ्तर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया गया, जिसका आरोप बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया। आपको बता दें, बीजेपी नेताओं का आरोप है कि रात के अंधेरे में करीब 50 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पहुंचे और कार्यालय के अंदर घुसकर वहां जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, वहां रखे भाजपा के बैनर पोस्टर को भी फाड़कर फेंक दिया गया। घटना की सूचना सिवड़ी थाना पुलिस को दी गई और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने 108 गोलियों के साथ 2 लोगों को कोलकाता के इकबालपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इकबालपुर से 89 पीस 7mm और 19 पीस 9mm गोलियां बरामद हुई हैं। गिरफ्तार किए गए आमिर खान और शेख गिरासुद्दीन, ये दोनों शख्स, इनको गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 8 गोलियों के साथ काफी चीजें बरामद की हैं और इन दोनों को इकबालपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको इनके नाम बता दें, एक शख्स का नाम आमिर खान और दूसरे का शेख गिरासुद्दीन है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से भारी मात्रा में असला बारूद और 108 गोलियां भी बरामद की गई हैं। बंगाल के चुनावी रण में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में चुनावी रैली करेंगे। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि कांथी में होने वाली पीएम की इस रैली में शुवेंदु अधिकारी के भाई और टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी पीएम के मंच पर नजर आ सकते हैं। आपको बता दें, बंगाल के बाद पीएम मोदी की असम के लखीमपुर और दरांग में भी चुनावी रैली है। बिहार की विधानसभा से जख्मी विधायकों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि पटना के डीएम और एसपी पर भी विधायकों ने ज्यादती का आरोप लगाया और दावा किया कि अधिकारियों के आदेश पर ही विधायकों को पीटा गया। विधायक सत्येंद्र कुमार विधानसभा के बाहर बुरी तरह जख्मी हालत में गिरे हुए दिखे। डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी मारा, छाती पर बूट रख के मारा। एसपी विधानसभा के अंदर से कुछ हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। एक वीडियो में एक बुजुर्ग विधायक को कुछ पुलिस वाले बुरी तरह पीटते दिखाई दिए।
4 पुलिस वाले उसे जबरन घसीटकर बाहर ले जाते दिखे और सादी वर्दी में दिख रहा एक आदमी उसकी गर्दन और पीठ पर थप्पड़ और घूंसे चलाता दिखा। विधायक को बाहर ले जाने के बाद सारे पुलिस वाले फिर अंदर पहुंच गए और बाकी विधायकों को इसी तरह निकालने में जुट गए। दाईं तरफ सीढ़ी पर छिपे कुछ विधायकों को भी घसीटा गया। महिला विधायकों को विधानसभा से बाहर निकालने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों की टीम बुलाई गई। कई महिला विधायकों को भी घसीटते हुए बाहर लाया गया। तो वो एकदम बौखलाए हुए, वो पुलिस फोर्स बुला करके मार पिटाई की है। सब पुलिस को सब जनप्रतिनिधि को बाहर निकाले। 2 महिला विधायक तो बाहर निकाले जाने के बाद सीढ़ियों पर बैठकर मीडिया से बात करने लगी, लेकिन उसी वक्त महिला सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जबरन सीढ़ियों से उठा दिया। और इस दौरान बिहार की विधानसभा के अंदर पुलिस का जबरदस्त एक्शन चलता रहा। पुलिस को ज्यादा अधिकार देने वाले एक बिल का विरोध करते हुए विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया। कई बार विधानसभा स्थगित करनी पड़ी, लेकिन शाम को विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायक स्पीकर के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए और तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। स्पीकर खुद कमरे से बाहर निकले, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने उन्हें कमरे से निकलने नहीं दिया। कार्रवाई शुरू होती उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके गेट के बाहर जो आरजेडी के और जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो बैठ गए। कई विधायक तो फर्श पर तख्तियां लेकर लेट ही गए। महिलाएं भी वहीं डटी रहीं। थोड़ी ही देर में पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। विधानसभा स्पीकर के कमरे के बाहर से विधायकों को हटाने की कोशिश पुलिस ने शुरू कर दी। विधायक नहीं माने तो धक्का मुक्की, शोर शराबा और हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का दावा है कि पुलिस ने जबरन घसीटकर विधायकों को बाहर निकाला। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। विधायकों को धक्का मार मार कर पुलिस सदन के बाहर फेंकने का काम कर। कुछ विधायकों को चोटें भी आईं। एक विधायक तो विधानसभा की बिल्डिंग के बाहर बेहोश हालत में जमीन पर गिरे दिखे। विधायक हैं जिनको चोट लगी है और अभी ये बाहर पुलिस इनको लाकर यहाँ पर फेंक कर और फिर अंदर चली गई है। विपक्ष का आरोप है कि संविधान पुलिस को विधानसभा में घुसने की इजाजत नहीं देता। संवैधानिक तौर पर पुलिस फोर्स नहीं घुस सकती है। अंदर में मार्शल्स हैं। जिस बिल पर विपक्ष ने हंगामा किया है उसके पास होने के बाद पुलिस को बिना वारंट के तलाशी और केवल शक के आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत मिल जाएगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस में बड़ा फैसला किया है। मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर स्तर के 86 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 65 इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के हैं। चिट्ठी बम पर जारी सियासी संग्राम के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। वसूली के आरोप लगने के बाद विवादों से घिरे अनिल देशमुख पहली बार उद्धव से मिलने उनके घर पहुंचे। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि परमवीर सिंह के मुद्दे पर आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा संकट पर चर्चा हो सकती है। इस बीच बीजेपी के नेता भी इस मुद्दे पर आज राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। खबर है कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी कर सकते हैं। चिट्ठी बम पर महाराष्ट्र सरकार में जारी बैठकों और मुलाकातों के दौर के बीच कांग्रेस इस मुद्दे पर 2 धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और दूसरे नेताओं ने एक बैठक की। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि कांग्रेस के कुछ नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनिल देशमुख के इस्तीफे के पक्ष में हैं, तो वहीं कुछ नेता सरकार के रुख का समर्थन करते हुए अनिल देशमुख का इस्तीफा न लिए जाने के पक्ष में हैं। खबर है कि कांग्रेस की बैठक में अनिल देशमुख पर बनी राय की रिपोर्ट दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को भेजी जाएगी। हम सब कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हम साथ में इकट्ठे बैठे और जो सद्य स्थिति है हमारी उस पर हमने चर्चा की है। उनके मन में क्या है वो भी हमने समझने का कोशिश की है। इतना ही काम हम मीटिंग में किया है। जम्मू कश्मीर के रामबन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ खिसकने के बाद एक कार उसके मलबे में दब गई। गनीमत यह रही कि उसमें बैठे लोग वक्त रहते बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन वो अपनी कार को इस आफत से नहीं बचा पाए। पहाड़ के मलबे ने देखते ही देखते पूरी कार को ढक दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को कई लोग दूर से देखते रहे। जिस जगह ये कार फंसी थी उसके ठीक पास में गहरी खाई भी थी। ये देखकर लोगों में और दहशत फैल गई। हालांकि उन्होंने समझदारी दिखाई और इस मलबे से खुद को और अपनी गाड़ियों को दूर ही रखा। लेकिन रामबन जिले से ऐसी कई घटनाएं सामने आईं। एक दूसरे इलाके में पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप हो गया।
इस दौरान हाईवे पर आवाजाही शुरू करने में जुटी प्रशासन की टीमों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी भी हुई, जिसने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए बदमाश दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड में लोगों को लिफ्ट देने का झांसा देकर उनके साथ लूटपाट करते थे। आपको बता दें, 22 मार्च को भी इन बदमाशों ने एक आदमी को कार में लिफ्ट देने के बहाने लूट लिया था। पुलिस को इन बदमाशों के पास से पुलिस को लूट में इस्तेमाल की जाने वाली कार और हथियार बरामद हुए हैं। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा बदमाशों के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है और उसी के तहत आज अभी चेकिंग के दौरान पीटा 2 थाना क्षेत्र में चूहड़पुर अंडरपास के पास बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश बॉबी और अर्जुन को गोली लगी है। रोहित उर्फ भूरी नामक बदमाश कॉम्बिंग में पकड़ा गया है। 2 और बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए हैं, उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और मॉल के बाद अब वहां के बस अड्डों पर भी कोरोना जांच की शुरुआत कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें कुर्ला के एक बस अड्डे से भी सामने आई, जहां हमने देखा कि बस में यात्रा करने से पहले लोगों की रैपिड टेस्टिंग की जा रही है। इसके लिए बीएमसी के कुछ कर्मचारियों को वहां तैनात किया गया, जिन्होंने कोरोना जांच से पहले लोगों से जुड़ी जानकारियां जुटाई। इस वक्त मैं कुर्ला के एसटी बस डेपो पे खड़ी हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपना टेस्ट करवाने के लिए रुके हैं। बस अड्डों पर कोरोना जांच के इंतजाम करने के लिए कुछ लोगों ने बीएमसी के इस फैसले की तारीफ की। जो कार्यक्रम किया है वो सही तरीके से किया हुआ है। बीएमसी के एक अफसर ने बताया कि उनका कुछ ऐसे लोगों से भी सामना होता है जो कोरोना जांच के नाम से ही खौफ खाते हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते, कुछ लोग ऐसे ही चले जाते, लोग डर जाते कि ये टेस्ट नहीं करवाना। ऐसे ही कुछ लोग इस बस अड्डे पर भी दिखे, जिन्होंने बीएमसी के कर्मचारियों के उन्हें रोकने पर वहां से उल्टे पैर वापसी कर ली। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कोचिंग संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे कोचिंग संचालक की पिटाई कर दी। बताया गया कि दोनों के बीच कुछ दिनों से किसी बात पर विवाद चल रहा था, जो इतना बढ़ गया कि उनके बीच मारपीट की नौबत तक आ गई। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक कोचिंग संचालक अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे कोचिंग संचालक की बेरहमी से पिटाई करता दिखाई दिया। मारपीट से पहले कुछ लोग उसे कोचिंग से बाहर लेकर आए और जैसे ही वो बाहर पहुंचा, वहां मौजूद कई लोग उस पर टूट पड़े। एक ने उसके बालों को पकड़ लिया तो फिर दूसरे लोग उस पर लात और मुक्कों की बारिश करने लगे। इस दौरान वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। हालांकि थोड़ी देर तक मारपीट करने के बाद सारे आरोपी वहां से फरार हो गए। केंद्र सरकार ने कोरोना की वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने के लिए बड़ा ऐलान किया। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे अभियान के तहत 1 अप्रैल से वो लोग भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है। अभी तक ये वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को लग रही थी, लेकिन वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र ने उम्र की सीमा घटाकर 45 साल कर दिया। देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था और अब तक करीब 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के अलावा कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सबसे अगले मोर्चे पर खड़े कोरोना योद्धाओं को भी वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने ये दावा भी किया कि देश भर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाना अभी संभव नहीं है। You were to vaccinate everyone over the age of 18 years old, that would be almost about 97 to 100 crore people, and that would mean we will need 2 billion doses because there are 2 doses that is required. That is not possible. फिल्म तलाइवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। जयललिता की जिंदगी पर बन रही फिल्म तलाइवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस फिल्म में जयललिता के किरदार में कंगना रनौत नजर आएंगी। इस फिल्म का ट्रेलर कंगना के जन्मदिन पर लॉन्च किया गया। एक बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कई रैलियां करेंगे। वहां 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा।
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली कोरोना से ठीक हो गए और अब उनकी ये रिपोर्ट नेगेटिव आई। पाकिस्तान की टीम इसी हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रवाना होगी। बीजेपी जवानों के सम्मान में 3 अप्रैल तक देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर पार्टी ने इसका ऐलान किया। इसके तहत लद्दाख की गलवान घाटी पर वीरता दिखाने वाले सैनिकों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने भी शहीद दिवस मनाया। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ऐसे में दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने पीली पगड़ी बांधकर शहीद भगत सिंह को याद किया। क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की तरह पीली पगड़ियां यहाँ पर एक दूसरे को बांध रहे हैं। आंदोलन में शामिल लोगों ने किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने का भी ऐलान किया। किसान भाइयों के आंदोलन में तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो हम देंगे। कुछ यही अंदाज दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भी दिखाई दिया। वहाँ भी आजादी के लिए कुर्बान होने वाले इन शहीदों को याद किया गया। हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग की वजह से मकान के अंदर रखे सिलेंडरों में धमाके होने लगे और धमाकों की वजह से आग ने भयंकर रूप ले लिया। देखते ही देखते मकान की पहली मंजिल आग की भीषण लपटों में घिर गई, जिसे देखकर आसपास रहने वाले लोग खौफ से भर गए। तो एकदम बात से आने लगी, धुआं दिखने लगा। मैंने बाहर निकलते ही 3 धमाके हुए। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में मकान की पहली मंजिल से आग की लपटें बाहर निकलती दिखाई दी। एक दूसरी तस्वीर में मकान से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। आग कंट्रोल है, 2-3 सिलेंडर फटे बताए हैं, एक आदमी को चोट भी लगी है। फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार करने लगे और फिर कुछ घंटों की मशक्कत के बाद उसे बुझा लिया गया, लेकिन तब तक मकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक नाबालिग की हत्या के बाद सवालों के घेरे में आई पुलिस ने अब उस पूरी घटना के वीडियो जारी की। पिछले साल नवंबर में एक स्टोर में लूटपाट करने पर कुछ पुलिस वालों ने उस 15 साल के लड़के पर फायरिंग की थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस मामले में 10 दिन पहले ही आरोपी 5 पुलिस वालों पर केस दर्ज हुए। और अब जो वीडियो सामने आए उनमें कुछ पुलिस वाले उस लड़के पर फायरिंग करते नजर आए। वीडियो में साफ दिखा कि वो स्टोर से बाहर निकला और अपनी बंदूक जमीन पर रख दी, लेकिन उसके बाद भी उस पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई गईं। इतनी गोलियां बरसाने के बाद भी पुलिस वालों को तसल्ली नहीं हुई और वो उसे डराने के लिए चीखते चिल्लाते उसके पास पहुंचे। गोली लगने से वो लड़का जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। दावा है कि उस नाबालिग पर 13 गोलियां दागी गईं। इस मामले में दोषी पाए जाने पर उन पुलिस वालों को उम्र कैद भी हो सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से अपने तबादले को भी चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। महाराष्ट्र की सियासत में चिट्ठी बम से मचा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात कर चिट्ठी बम मामले की सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर शिवसेना नेता संजय राउत उन्हें निशाने पर लेने से नहीं चूके। देवेंद्र फडणवीस ने अभी थोड़ी देर पहले मुख्य गृह सचिव से शिकायत की है। वो पूरी रिपोर्ट उन्हें सौंपी है और गृह सचिव ने उन्हें कहा है कि वो पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे और आगे का जो भी फैसला होगा करेंगे। देखिए, अगर एलओपी साहब दिल्ली पहुंच गए हैं महाराष्ट्र की शिकायत लेके, तो मुझे लगता है आ जाने दो। दिल्ली में दरबार अगर लगाना चाहते हैं तो लगाने दीजिए। गृह सचिव महोदय अगर किसी बात की इंक्वायरी करना चाहते हैं या कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी करने दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो मांग कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की, और एनसीपी की तरफ से जो बयान दिया गया कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, उसको खारिज किया और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। राउत साहब जो भी मांग करें, उनकी सरकार है, उनके अफसर है,
घर की बात है, दिल्ली उनकी घर की बात है ना, तो करने दीजिए, हमें क्या तकलीफ है। महाराष्ट्र के भिवंडी से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें धागे के 7 गोदामों में भीषण आग लगने से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। यह आग कैसे भड़की इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन तेजी से आग की लपटें एक के बाद एक चारों गोदामों को अपनी चपेट में लेती चली गईं। वहां आग लगने से आसमान की तरफ धुआं उठने लगा। इन हालात में भी उन गोदामों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर गोदामों में रखे सामान को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां जुटे लोग घबरा गए। इस घटना के थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जनक दवे की रिपोर्ट है कि सड़क के रास्ते महाराष्ट्र से आने वाले अब हर यात्री को गुजरात में दाखिल होने से पहले RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। इसके लिए महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर कई मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही यात्रियों को गुजरात में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। आपको बता दें कि 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट दिखाकर भी लोग गुजरात में दाखिल हो सकेंगे। त्योहारों और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन और जुलूस निकालने के लिए लोगों को पहले प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी और ऐसे कार्यक्रमों में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। इसी तरह 10 साल से छोटे बच्चे भी इन कार्यक्रमों में नहीं जा सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने यह भी निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से होली के मौके पर अपने घर आने वाले लोगों की कोरोना जांच जरूरी होगी। साथ ही 25 मार्च से 31 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का भी निर्देश दिया गया। हालांकि वो मेडिकल कॉलेज इस आदेश से बाहर रहेंगे जिनमें पहले से उन तारीखों में छात्रों की परीक्षाएं तय हैं। इसके अलावा पुलिस को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को इकट्ठा न होने दें। मिथुन चक्रवर्ती 25 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती गुरुवार से पश्चिम बंगाल में अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे। वो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मध्य प्रदेश के भोपाल में अपना दफ्तर खोला। इतना ही नहीं, नए सदस्य बनाने के लिए एक ऐप के जरिए अभियान भी शुरू किया गया। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट बनाकर कंगना रनौत को जन्मदिन की बधाई दी, जिस पर कंगना ने उनका शुक्रिया अदा किया। यूपी के 3 IPS अधिकारियों को VRS यानी वक्त से पहले रिटायरमेंट दे दी गई। इन अधिकारियों में अमिताभ ठाकुर, राकेश शंकर और राजेश कृष्ण का नाम शामिल है। जो निर्णय हुआ है उसका मैं देखूंगा, उस पर विचार करूंगा और यदि मुझे लगेगा कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसी त्रुटियां हैं तो मैं उससे में लीगल कार्रवाई करूंगा। हाल ही में महिलाओं के पहनावे पर दिए गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान का मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने समर्थन किया और फटे कपड़ों को अपशगुन बता दिया। फटा कपड़ा भारतीय संस्कृति और पावन परंपरा में अपशगुन माना जाता है। मंत्री उषा ठाकुर के इस बयान को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और बीजेपी नेताओं की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। भाजपाइयों, तुम्हारी मानसिकता फटी हुई है, पहले उसको सीलो, फिर दूसरों की बहन बेटी पे उंगली उठाना। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के लिए रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया और आदेश भी जारी कर दिया। दिल्ली में करीब 3 महीने बाद एक बार फिर एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंची है। गुजरात के वडोदरा में 2 छात्र संगठनों के नेता आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। भगत सिंह के शहीदी दिवस पर शहीदों की मूर्तियों को फूलों की माला पहनाने के लिए छात्र संगठनों के नेताओं में जंग छिड़ गई और दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे दिखने लगे। इनमें एक दल बीजेपी के छात्र संगठन ABVP से जुड़े छात्रों का था और दूसरा दल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं का। MS यूनिवर्सिटी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मूर्तियां लगी। मूर्तियों को माला पहनाने के लिए एक ही समय पर छात्रों के दोनों गुट पहुंच गए, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। कुछ लोग दोनों तरफ के नेताओं को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र नेताओं के सिर पर तो जैसे खून सवार हो गया। पुलिस वालों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों पर काबू पाने में पुलिस वालों को भी लंबा वक्त लग गया। गृह मंत्री अमित शाह आज केरल दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे केरल के वो
त्रिपुणीतुरा में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद वो कंजीरापल्ली में उनकी एक सभा होनी है और इसके अलावा चाथनूर में भी अमित शाह एक रैली को संबोधित करेंगे और शाम को मलमपूझा में उनका रोड शो होगा। अमेरिका में पिछले 7 दिन में 7वीं बार अंधाधुंध फायरिंग की वारदात में एक बार फिर मासूम लोग मौत की घाट उतार दिए गए। इस बार वहां के कोलोराडो राज्य में एक किराना स्टोर में एक आदमी ने दिन दहाड़े ऐसी ताबड़तोड़ गोलीबारी की कि 10 लोगों की मौत हो गई। और फिर अमेरिका के न्यूज चैनलों पर जो वीडियो छाया उसमें स्टोर के अंदर गोलियां चलती सुनाई दी। गोलियों की गूंज सुनते ही स्टोर पर चीख पुकार मच गई। बदहवास लोग इधर उधर भागने लगे। फायरिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और अगली तस्वीरों में किराना स्टोर एक छावनी में बदला नजर आया। वहां सुरक्षा बल का भारी हुजूम चप्पे चप्पे पर तैनात दिखा। स्टोर के कर्मचारियों और वहां मौजूद ग्राहकों को तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन फिर पुलिस के हत्थे एक ऐसा आदमी चढ़ा जिसके शरीर पर न तो शर्ट थी और न ही पैरों में जूते। उसकी एक टांग से बुरी तरह खून भी बह रहा था। पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते दिखे। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या यही शख्स हमलावर था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद बीएचयू में उस वक्त बवाल हो गया जब बिरला और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के 2 गुट मामूली बात पर भिड़ गए। बताया गया कि होली खेलने के दौरान दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया था और थोड़ी देर बाद उनके बीच का विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कई छात्र दूसरे गुट के छात्रों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस के साथ पीएसी को भी वहां का मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी वहां पत्थरबाजी नहीं रुकी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने बवाल कर रहे छात्रों को समझाने की भी कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बीएचयू कैंपस में काफी देर तक इसी तरह बवाल होता रहा। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर छात्रों को शांत करवा दिया। छात्रों में आपस में कुछ वाद विवाद चलता रहता है और वो वाद विवाद आज थोड़ा हिंसा का रूप ले लिया था। इस घटना की वजह से दोनों गुटों के बीच तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा किया। हंगामा करने वाले लोग तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधानसभा का घेराव करने के मकसद से सड़कों पर उतरे, जिन्हें पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने रोक लिया। कुछ देर तक पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। लगातार हंगामा जारी है तो वहीं पुलिस इनको इस डाक बंगला चौराहे पर रोक रखी है और आगे बढ़ने नहीं दे रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से आरजेडी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। काफी देर तक पुलिस पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। ये लोग पत्थर लेके आए थे झोला में। हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस पूरे हंगामे के दौरान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी वहां मौजूद रहे और उनके सामने ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं की काफी देर तक पुलिस से झड़प चलती रही। प्रदर्शनकारियों की तरफ से हुए पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोट भी आई। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में उस वक्त एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जब एक दूध ले जा रही गाड़ी ने पीछे से एक वैन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस हादसे के बाद वहां हाहाकार मच गया। फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और फिर हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सहमे आतंकियों ने अब एक नई साजिश रची। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि ताबड़तोड़ मुठभेड़ों से डरे आतंकी अब अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हैं और इसलिए वो एक नई साजिश रच रहे हैं। आतंकी संगठनों की इस साजिश की भनक लगने के बाद खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक आतंकियों ने सुरक्षा बल के हथियारों के साथ बुलेट प्रूफ हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और सिर पर बांधे जाने वाला पटका लूटने की योजना बनाई है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई आतंकी सिर में गोली लगने से मारे गए। ऐसे में आतंकी संगठनों को लगता है कि मुठभेड़ के वक्त बुलेट प्रूफ हेलमेट और पटका उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे।
यूपी में इस बार जिलों के हिसाब से पंचायत चुनाव नहीं होंगे, बल्कि आम चुनावों की तरह 4 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान करवाया जाएगा। चुनाव आयोग होली के बाद इसका ऐलान कर सकता है। अनुपम खेर ने खाली सिनेमा घर का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और जल्द हालात पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई। कोरोना की बंदिशों की वजह से इन दिनों कम ही लोग सिनेमा घरों में फिल्म देखने जा रहे हैं। मैं तड़प रहा हूँ सिनेमा हॉल में, यहाँ भी आने के लिए और यहाँ भी आने के लिए। अगर ऐसा जरूर होगा। डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन ने अब घर घर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। वो चेन्नई की कोलातूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तूफान की वजह से एक स्कूल की छत को काफी नुकसान पहुंचा। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऑटो और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से बॉडीज को हॉस्पिटल रवाना किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया और घायलों की मदद का भरोसा दिया। न्यूज 18 की पड़ताल में दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों से कोरोना नियमों की अनदेखी की तस्वीरें सामने आई। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच न्यूज 18 की टीम सबसे पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंची, जहां लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई मेला चल रहा हो। हालांकि ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आया, लेकिन उनके बीच 2 गज की दूरी तो छोड़िए, कुछ इंच का फासला भी नहीं दिखा। कुछ लोग अपनी बारी के इंतजार में कुर्सियों पर बैठे नजर आए, जबकि ज्यादातर लोग एक दूसरे के बहुत करीब खड़े दिखे। ये तस्वीर है उन अस्पतालों की जो सबसे ज्यादा कोविड मरीजों का इलाज कर चुके हैं। इसके बाद न्यूज 18 की टीम जीबी पंत अस्पताल पहुंची। हालांकि वहां अस्पताल के अंदर इलाज करवाने पहुंचे लोग कतार में खड़े नजर आए, लेकिन उनके बीच भी जरूरी दूरी नजर नहीं आई। लगातार कहा जा रहा है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाए, लेकिन अस्पतालों में ही ये सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। जीबी पंत अस्पताल के मेन गेट का तो और भी बुरा हाल दिखा। वहां अपनी दवा की पर्चियों की फोटोकॉपी करवाने के लिए कई लोग एक दूसरे पर लदे हुए नजर आए। उनमें कुछ के चेहरों पर तो मास्क तक नहीं दिखा। नजदीक सब खड़े हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं पा रही है। दिल्ली के एम्स में भी कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोगों की भीड़ दिखी। वहां रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे लोगों की सबसे लंबी कतार नजर आई और उस कतार में भी कई लोग एक दूसरे के बहुत पास खड़े दिखे। यूरोप के देश बोस्निया में कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ के बाद वहां के कई शहरों में सख्ती भी बढ़ा दी गई, जिसका छोटे मोटे कारोबारियों और नौकरी पेशा लोगों ने जमकर विरोध किया। लेकिन वहां के एक शहर बना लूका में तो इस बात पर लोगों और पुलिस के बीच जंग छिड़ गई। विरोध कर रहे लोगों को पहले पुलिस ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें वो जबरन हटाने लगी। हालांकि पुलिस की नरमी और सख्ती दोनों का ही प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। प्रदर्शन खत्म करना तो दूर, लोग वहां से हटने तक को तैयार नहीं हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना के नाम पर उन पर ज्यादती कर रही है, जबकि बड़े बड़े कारोबारियों को छूट दी जा रही है। velike firme koje nemaju potrebe sada rad। पिछले 2 हफ्तों में पूरे बोस्निया में कोरोना मरीजों और उससे होने वाली मौतों के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। मरीजों के बढ़ने से अस्पतालों पर बोझ भी बढ़ गया है। यही वजह रही कि वहां बना लूका में बार, रेस्टोरेंट जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों को अगले 15 दिन तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के अजान की तेज आवाज पर आपत्ति जताने के बाद अब योगी सरकार के मंत्री ने भी इसी तरह की शिकायत का एक पत्र जिलाधिकारी को लिखा है। बलिया सदर से विधायक और मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने अपने पत्र में शिकायत की है कि उनके घर के पास मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर से दी जाने वाली अजान और तकरीरों से उन्हें योग, पूजा और साधना करने में दिक्कत होती है। शुक्ल ने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखकर मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की बात की मांग की है, जिस पर कांग्रेस ने उन्हें निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई। जिलाधिकारी बलिया को माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व में दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों सहित जिलाधिकारी बलिया से मैंने आग्रह किया है कि यहाँ पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं, अधिक मात्रा में लगे हैं, तो उन्हें उतारे जाएं और जिस आवाज़, ध्वनि इनकी निश्चित रूप से सीमित कराने की आवश्यकता है, इसी संबंध में मैंने जिलाधिकारी बलिया को कहा। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म। संविधान सबको अधिकार देता है, उससे पहले भी कानून है और कानून लागू करने की जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। मगर सवाल उठता है कि आज मुद्दे पर
योगी सरकार के मंत्री चर्चा नहीं करेंगे, स्वयं मुख्यमंत्री चर्चा नहीं करेंगे, इवेंट के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, खुद भाई लूट रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें बैलगाड़ी रेस के दौरान कुछ लोग बैलों को बेरहमी से पीटते दिखे। बैलों की इस दौड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, लेकिन इसके बावजूद वहां कुछ लोग बैलगाड़ियों की रेस लगाते दिखे। खास तरह की इस बैलगाड़ी में एक तरफ तो बैल जुते थे, जबकि दूसरी तरफ घोड़े को जोता गया था। बैल तेज भागे, इसके लिए गाड़ी में सवार लोग बैलों को बेरहमी से पीटते नजर आए। यही नहीं, बगल में मोटरसाइकिल पर चल रहे लोग भी बैलों को डंडे से पीटते दिखे। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो बैलों को टेजर गन से झटके भी दिए गए। बेरहमी का शिकार बैल रेस में पूरी ताकत से दौड़ते दिखे, लेकिन उनकी पिटाई जारी रही। बैलों से बेरहमी का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रेस के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें जिला अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों ने पुलिस के पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने इलाज कर रहे एक डॉक्टर के साथ पहले बदसलूकी की और जब एक पुलिस वाले ने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। बाद में इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें अस्पताल के बाहर सादे कपड़ों में एक पुलिस वाला खड़ा दिखाई दिया। तभी गुस्से में तमतमाई एक महिला वहां पहुंची और उसने किसी के कुछ समझने से पहले ही उस पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद महिला के साथ आए लोग उस पुलिस वाले पर टूट पड़े। कोई उस पर थप्पड़ चलाता दिखा तो कोई घूंसे मारता नजर आया। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद वो महिला एक बार फिर उस पुलिस वाले को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इस बार उसे लोगों ने रोक लिया। इस बीच एक दूसरा आदमी उस पुलिस वाले के साथ मारपीट करने लगा। कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए जारी किए गए हैं, जिनके तहत राज्यों से कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने को कहा गया है। इसके अलावा शुरुआती दौर की तरह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का इलाज करने को कहा गया है। ज्यादा सटीक नतीजों के लिए 70% तक RT-PCR टेस्ट ही कराने पर जोर देने को भी कहा गया है। इसके अलावा यह साफ किया गया कि राज्यों के बीच या राज्यों के भीतर किसी की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और जिन आर्थिक गतिविधियों को पहले से जारी रहने की इजाजत दी गई थी उन्हें काम जारी रखने की इजाजत होगी, लेकिन कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों को सभी को सख्ती से पालन करना होगा। दिशा निर्देशों में यह भी साफ किया गया है कि हालात के हिसाब से राज्य सरकारें सख्ती बढ़ा भी सकती हैं और कड़े फैसले भी ले सकती हैं। ओडिशा में सरकारी स्कूलों के छात्रों को सरकार ने तोहफा दिया। ओडिशा में अब सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए 15% आरक्षण मिलेगा। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया गया। गुजरात की सूरत पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस आदमी ने खुद को कागजों में मरा हुआ साबित कर दिया था। दावा है कि उसने ऐसा धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी से बचने और बीमा की रकम हड़पने के लिए किया। आरोपी की ऑलरेडी धरपकड़ की गई है और आगे की कार्यवाही चालू है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दावा किया कि राज्य में यूके जैसे कोरोना का वेरिएंट मिला है। कोरोना का ये नया रूप होशियारपुर में पाया गया। जो होशियारपुर वगैरह में कुछ जगह पे यूके स्ट्रेन के पाए गए हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद एक चिंता का विषय है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कुछ लोगों पर एक पुलिस वाले को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा। दावा है कि ये पुलिसकर्मी एक भैंस की चोरी के मामले में पूछताछ करने के लिए उस इलाके में गया था। इसी दौरान कुछ महिलाओं ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां के लोगों ने पुलिस वाले को बंधक बनाकर पीट दिया। इसमें जैसे भी आगे परिस्थितियां बनेगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता में रहने वाले चीनी मूल के वोटरों को रिझाने के लिए टीएमसी ने चीन की भाषा में प्रचार किया। वहां के चाइना टाउन इलाके में रहने वाले करीब 2000 मतदाताओं को अपनी ओर करने के लिए टीएमसी ने दीवारों पर चीन की भाषा में स्लोगन लिखे। लिखा हुआ है तृणमूल कांग्रेस को वोट दीजिए। तो चीन की भाषा में वोट देने की अपील तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के चुनाव प्रचार के इस तरीके को गलत ठहराया। ये पश्चिम बंगाल की जनता है और इनको अलग अलग भाषा में रिझाने का काम मैं तो नहीं करूंगी, चाहे वो उर्दू में हो या किसी और भाषा में हो। मास्क पहनने को लेकर हर जगह सख्ती बरती जा रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में इसी को लेकर एक एएसपी इंद्रजीत बकरवाल का गुस्सा टेम्पो चालक पर उतर गया। वाहन चालक ने मास्क नहीं पहना था। पुलिस ने उसे रोका। सख्ती दिखाते हुए एएसपी ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया।
वहां खड़े किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मामले में एएसपी का कहना है कि वाहन चालक कलेक्टर से बदतमीजी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर ने युवक से मास्क पहनने के लिए कहा तो वो बहस करने लगा। इस पर वहीं खड़े एएसपी इंद्रजीत बकरवाल को गुस्सा आ गया और उन्होंने वाहन चालक का कॉलर पकड़ा और उसे थप्पड़ मार दिया। हालांकि कलेक्टर की समझाइश के बाद उसे मास्क पहनाया गया और छोड़ दिया गया। फ्रांस के मार्सेई शहर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां कोरोना नियमों को तोड़कर एक कार्निवल किया गया जिसमें हजारों की भीड़ जमा की गई। कोरोना की तीसरी लहर की वजह से फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत कई इलाकों में एक बार फिर से सख्ती बढ़ाने के साथ ही लोगों के बेधड़क घूमने फिरने पर रोक लगा दी गई। लेकिन फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े शहर मार्सेई में ठीक इसकी उल्टी तस्वीर देखने को मिली, जहां लोग कोरोना के डर से घर बैठने के बजाय सड़कों पर नाच गाना करते नजर आए। वो लोग वहां कार्निवल बनाने के लिए इकट्ठा हुए और उसमें ऐसे डूबे कि कोरोना को ही भूल गए। इस जश्न में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानना तो दूर, मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ के पास नाम के लिए मास्क था भी, लेकिन उसे उन्होंने मुंह से नीचे लटका रखा था। हालांकि उन लोगों का ये जश्न ज्यादा देर तक चल नहीं सका और इसकी खबर लगते ही पुलिस का एक बड़ा दस्ता वहां पहुंच गया। कुछ ही देर में पुलिस ने मौज मस्ती में डूबे सभी लोगों को वहां से रफा दफा कर दिया और पूरी सड़क को खाली करा लिया। राह चलते लोगों